नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज रजत जी भगवान बालाजी के दर्शन करने तिरुपति गए थे। आज सुबह सुबह ब्रह्म वेला में रजत जी ने तिरुपति में बालाजी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, प्रसाद लिया। इसके बाद वो दिल्ली लौट रहे थे, लेकिन मौसम में खराबी की वजह से फ्लाइट लेट हो गई और रजत जी अब तक स्टूडियो नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए मैं रजत जी की जगह आपको आज की खबरें बताऊंगा। आज की बात में आज मैं आपके साथ रहूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सियासी खबरों से। आज औपचारिक तौर पर 18वीं लोकसभा का गठन हो गया। नवनिर्वाचित सांसदों ने लोकसभा के मेंबर के तौर पर शपथ ली। दूसरी खबर यह है कि अब राज्यसभा में जेपी नड्डा सदन के नेता होंगे, क्योंकि पीयूष गोयल लोकसभा के मेंबर हो गए हैं। इसलिए अब उनकी जगह जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। लोकसभा में शपथ का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। इसके बाद 27 जून को राज्यसभा और लोकसभा का ज्वाइंट सेशन होगा। ज्वाइंट सेशन को राष्ट्रपति संबोधित करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार बहुमत से बनती है, लेकिन सरकार चलाने में, देश चलाने में सबकी सहमति और सहयोग जरूरी होता है। मोदी ने कहा कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, सबकी सहमति से आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो सहयोग करे, सकारात्मक रुख दिखाए, क्योंकि लोग पार्लियामेंट में ड्रामा और नारेबाजी नहीं देखना चाहते। मोदी ने कहा कि सरकार संविधान के हिसाब से चलेगी, सबके सहयोग से चलेगी। हालांकि मोदी की अपील का ऑपोजिशन पर कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। पहले दिन लोकसभा में सिर्फ सांसदों का शपथ ग्रहण हो रहा था, लेकिन फिर भी विपक्ष की टोका टाकी, नारेबाजी जारी रही। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विरोधी दलों के सभी सांसद आज संविधान की कॉपी हाथ में लेकर पहुंचे थे। लोकसभा में बार बार संविधान की कॉपियां लहराई गईं। विपक्ष ने कार्रवाई को संचालित कर रहे प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब का भी विरोध किया। चेयर के पैनल में विपक्ष के जिन जिन सांसदों के नाम थे, उन्होंने चेयर पर बैठने से इनकार कर दिया। हालांकि इससे कार्रवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन विपक्ष का रवैया आने वाले दिनों में कैसा रहेगा और लोकसभा की तस्वीर कैसी होगी, इसका अंदाजा आज पहले ही दिन मिल गया। हालांकि आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब चुनाव हो चुके हैं, जनता ने ऐतिहासिक फैसला दे दिया है, अब काम करने का वक्त है। उनकी सरकार को तीसरी बार मौका मिला है और वो भी इस बार 3 गुनी ताकत के साथ काम करेंगे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है। और ये अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है। मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे। मोदी आज जब संसद भवन पहुंचे तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन के साथ पीएमओ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। आज मोदी ने विपक्ष को नसीहत भी दी। कहा कि जो मैंडेट आया है उसका मैसेज बिल्कुल क्लियर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता को विपक्ष से अच्छे बर्ताव की उम्मीद है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार विपक्ष को भी साथ लेकर चलने का इरादा रखती है और उन्हें भी विपक्ष से यही अपेक्षा है कि वो अपनी भूमिका जिम्मेदारी से निभाएगा, लोकतंत्र की गरिमा को बनाकर रखेगा।
मोदी ने कहा कि लोग विपक्ष का ड्रामा और डिस्टर्बेंस नहीं देखना चाहते, जनता ठोस काम देखना चाहती है, खोखली नारेबाजी और नौटंकी नहीं। सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करे। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। इसके बाद मोदी ने ऐसी बात कह दी जिससे कांग्रेस के नेताओं को आग लग गई। चूंकि कल 25 जून है, 50 साल पहले 1975 में 25 जून को ही इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, इसलिए मोदी ने आज इमरजेंसी की याद दिला दी। मोदी ने कहा कि जो लोग आज संविधान कर रहे हैं, उन्होंने 25 जून 1975 को देश के लोकतंत्र को दागदार किया था। देश में इमरजेंसी लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थी। मोदी ने कहा कि आज की पीढ़ी को याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र कितना बेशकीमती है और देश में ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे कोई दोबारा देश के लोकतंत्र और संविधान को बंधक न बना पाए। आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। लेकिन विपक्ष के सांसद भी पूरी तैयारी के साथ पार्लियामेंट पहुंचे थे। कांग्रेस समेत सभी विरोधी दलों के नेता संविधान की कॉपी लेकर पार्लियामेंट में आए थे। सबने पहले संसद के बाहर नारेबाजी की, संविधान की रक्षा के नारे लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था उस पर भी सबकी निगाह थी, इसलिए सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मोदी विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं, 50 साल पुरानी इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं, पिछले 10 साल की अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी को भूल गए जिसका जनता ने अंत कर दिया। खड़गे ने कहा कि जनता को सब्सटेंस चाहिए, स्लोगन नहीं। यह बात मोदी जी को खुद याद रखनी चाहिए। विपक्ष संसद में सहमति चाहता है, विपक्ष ही संविधान की रक्षा करेगा। इससे पहले खड़गे और सोनिया गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस के सभी सांसदों ने संविधान की कॉपियां लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के साथ तृणमूल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और डीएमके
और दूसरे विरोधी दलों के सांसदों ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान का तोड़ना बंद करो, बंद करो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज विपक्ष ने मोदी को संविधान की याद दिलाने के लिए प्रोटेस्ट किया है। खड़गे ने कहा कि हर बार इमरजेंसी की सालगिरह पर मोदी वही घिसी पिटी बातें करते हैं, जबकि मोदी ने खुद देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा रखी है। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। देखो 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज समाजवादी पार्टी के सांसद शुरुआत में कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल नहीं थे। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सारे सांसदों के साथ बाद में पार्लियामेंट पहुंचे और फिर कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए। अखिलेश यादव को देखकर खड़गे ने कहा कि चलो देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब समाजवादी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बाद लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। इससे अखिलेश यादव उत्साहित हैं। पार्लियामेंट में दाखिल होने से पहले अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार जनता ने संविधान बचाने का जनादेश दिया है, इसलिए वो बाकी विपक्षी दलों के साथ मिलकर इसी मकसद से काम करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष के नेता को लेकर कांग्रेस के साथ बातचीत के बाद फैसला होगा। देश की समझदार जनता ने इस बार लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया है, सबसे पहले मैं जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। अच्छे दिन का इंतजार करते करते लोग थक गए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में खुशियों के दिन जरूर आएंगे। मैं जो अच्छा है उसकी तरफ काम करेंगे, जो अच्छा है उस रास्ते पे चलेंगे। अखिलेश जी, एलओपी की जो पोस्ट है उसके लिए कुछ बातचीत हुई है? वो बातचीत होगी लेकिन आपसे बातचीत नहीं होगी उस पर। जल्दी ही निर्णय हो जाएगा। वो भी क्योंकि हर फैसला समय पर होगा और फैसला होगा तो आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी। अखिलेश जी, इस सेशन में क्या क्या इशू आप उठाना चाहते हैं? वो अभी बताएंगे, फिलहाल आंधी से बचो आप। इतनी राजनीति तो सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही हो गई। इसके बाद सदन में विपक्ष का वही रवैया दिखाई दिया। सबसे पहले विपक्ष की तरफ से प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब के विरोध का ऐलान कर दिया गया। सांसदों की शपथ के लिए जो पैनल गठित किया गया था उसमें विपक्ष के जो सांसद थे उन्होंने चेयर पर बैठने से इनकार कर दिया। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। परंपरा के मुताबिक सदन की कार्रवाई प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने शुरू की। सबसे पहले सदन के नेता के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। जब मोदी शपथ लेने पहुंचे तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संविधान की कॉपी लहराकर मोदी को दिखाई। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने शपथ पूरी की और इसके बाद स्पीकर को नमस्कार करने के बाद ऑपोजिशन बेंचेस की तरफ मुड़कर भी हाथ जोड़े। प्रधानमंत्री मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल समेत सारे मंत्रियों ने शपथ ली। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पीयूष गोयल अब तक राज्यसभा के सदस्य थे, वो पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। अब तक पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नेता होते थे। उनके लोकसभा में जाने के बाद अब पीयूष गोयल की जगह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता होंगे। प्रोटेम स्पीकर का विरोध करना विपक्ष की नासमझी है। प्रोटेम स्पीकर का काम सिर्फ नए सांसदों को शपथ दिलाने और नए स्पीकर के चुनाव तक होता है। यह एक ऑनररी पद है। इसलिए भर्तृहरि महताब का विरोध करके विपक्ष ने गलत परंपरा की शुरुआत की है। विपक्ष के इस रवैये से यह साफ है कि वो सरकार के साथ सहमति के मूड में नहीं बल्कि टकराव के मूड में है।
अब कल एनडीए की तरफ से स्पीकर के उम्मीदवार के नाम का ऐलान होगा। कल दोपहर 12 बजे नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। वैसे तो अब तक यह परंपरा रही है कि स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से होता है, लेकिन विपक्ष का जो रवैया है उससे लगता है कि नंबर न होने के बाद भी विपक्ष अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने के बारे में सोच सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज सबको साथ लेकर चलने और सबकी सहमति से आगे बढ़ने की बात कही जरूर है, लेकिन ऑपोजिशन का जो रुख है उसके बाद बीजेपी भी उसी भाषा में जवाब देगी। कल चूंकि इमरजेंसी की 50वीं बरसी है, इसलिए कल बीजेपी देश भर में आपातकाल के खिलाफ कार्यक्रम करेगी। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में जेपी नड्डा एक प्रोग्राम को संबोधित करेंगे, जिसे नाम दिया गया है डार्क डेज ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बाद कांग्रेस संविधान बचाओ के नारे के साथ जवाब देगी। कुल मिलाकर 18वीं लोकसभा की शुरुआत हंगामेदार रहेगी, क्योंकि विपक्ष अब महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मसले जोर शोर से उठाएगा, और इसकी झलक आज दिखाई भी दी। नीट एग्जाम में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर आज पार्लियामेंट में नारेबाजी हुई। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर नीट एग्जाम को रद्द करने और परीक्षा का सेंट्रलाइज सिस्टम खत्म करके पुराने पैटर्न को फिर से लागू करने की मांग की। कांग्रेस समेत विपक्ष के दूसरे दलों ने ऐलान कर दिया कि वो नीट का मुद्दा पार्लियामेंट सेशन के दौरान जोर शोर से उठाएंगे। आज लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जैसे ही मेंबरशिप की शपथ लेने के लिए वो जाने लगे, तो ऑपोजिशन बेंचेस की तरफ से नीट नीट और शेम शेम के नारे लगाए गए। संसद के अंदर ही नहीं, बाहर भी इस मामले में प्रोटेस्ट किया गया। कांग्रेस पार्टी की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नीट का एग्जाम फिर से कराने की मांग की। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि नीट का पेपर लीक मोदी सरकार का बड़ा फेलियर है। कांग्रेस इसके खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाएगी। लाखों लोग, बच्चे नाश हो गए, माँ बाप मेहनत, उनके पैसे सर्वनाश हो गए, तो और ना आगे जा सक रहे ना पीछे हट सक रहे, तो क्या करें इन बच्चों को। तो आवाज़ तो यहाँ उठाने के लिए तो हमें चुने गए हैं, हम आए हैं सांसद में आम जनता का आवाज़ सुनाने, तो उठाएंगे, बोलेंगे। ये हकीकत है, नीट का पूरा फेलियर, इट्स अ कंप्लीट जीरो। तो जवाब क्या, नौकरियां देने का छोड़ दीजिए, आने का भी बंद कर दे रहे हैं। वाह। कांग्रेस नेता मणिकम टेगोर ने कहा कि मोदी सरकार में पेपर लीक कॉमन हो गया है। एक के बाद एक पेपर लीक के मामले सामने आए हैं और इसकी वजह सिर्फ एक है, सरकार ने गलत हाथों में इसकी जिम्मेदारी दे दी है और खुद बेफिक्र है। 10 साल में मोदी सरकार ने एजुकेशन सिस्टम का गलत हाथों में दे दिया और इनकॉम्पिटेंट लोगों का उस जगह में बिठा दिया है किस जगह में लोग बिठाना नहीं चाहिए। और इसी चक्कर में अभी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का लीक पेपर दिन पर दिन एक पेपर लीक हो रही है, एक पोस्टपोन हो रही है। लोगों का आक्रोश और लोगों का दुख इसका दिखाती है कि मीन से सरकार गवर्निंग से कंप्लीटली खो चुकी है और गवर्नमेंट मोदी सरकार कंप्लीटली लोगों का बारे में सोच ही नहीं रही है और कहीं और बैठ के ये सोच रहे हैं कि मीन सब कुछ सही चल रहा है। कुछ भी सही नहीं चल रहा है, सब कुछ चीज लीक हो रही है। पेपर लीक एक आम बात हो चुका है मोदी का सरकार में। अखिलेश यादव ने भी कहा कि बीजेपी को नौजवानों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, इसलिए एनटीए को भंग करने या एग्जाम को रद्द करने की बजाय जनता बीजेपी की ही घर वापसी करे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकारों में पेपर लीक एक बेहद आम बात है। उनकी पार्टी विरोधी दलों के साथ मिलकर इस मुद्दे को संसद में उठाएगी। देखिए, पेपर लीक कोई नई चीज नहीं है। आप पुराना भी उठा करके देखेंगे इतिहास, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पेपर लीक हुए हैं और उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा सवाल निकल करके आया था, जिसमें करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हुआ। आप सोचिए, जहां आप इतनी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, दुनिया के सबसे तरक्की के रास्ते पे ले जाने की बात कर रहे हो, वहाँ पेपर लीक हो रहा हो। आप पेपर लीक जानबूझकर करा रहे हो जिससे नौजवानों को नौकरी और उनका आरक्षण उनको न मिल जाए, क्योंकि इतना प्रेस्टिजियस परीक्षा है, डॉक्टर है, किसी की जान से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। तो जो बच्चों की मांग है कि अब हो या नहीं हो, बच्चों की मांग होना चाहिए। इस मुद्दे पर दूसरे विरोधी दलों के नेता भी खूब बोल रहे हैं।
उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद अनिल देसाई ने सरकार पर इस मामले में कार्रवाई कहा कि सरकार इस मामले में सिर्फ दिखावा कर रही है। सिर्फ एनटीए के डीजी को हटाने से कोई फायदा नहीं होगा। सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी दोषी हो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एनटीए के जो वहाँ पे प्रमुख कार्यवाह थे उनको हटाने से या किसी अफसरों पर कोई गिने चुने लोगों पे एक्शन लेने से काम नहीं होगा। ये सिंडिकेट कब से चल रहा है, ये लीकेजेस काफ़ी टाइम से हो रहा है, तो ये मामला बहुत गहराई तक जाके उसकी जांच करनी ज़रूरी होगी। हर चीज़ में आपका सर्वेलेंस रहता है और इस इतने बड़े और इतने महत्व की जो विषय है उसके बारे में आप इस तरह से बेपरवाह नहीं रह सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार भले ही एक्शन की बात कर रही है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद नीट का एग्जाम पास किया, उनका क्या होगा। मैं समझता हूं ये बहुत ही बड़ा सख्त जुल्म है उन बच्चों पे, बेहद जुल्म है जिन्हें क्वालिफाई किया और क्वालिफाई किया पढ़कर, कोई अखबार पेपर खरीदा नहीं। आज उनको फिर से इस मुसीबत पर डालना पड़ेगा। इस पे सोचना चाहिए, इनको बार बार सोचना चाहिए और उन जगह देखना चाहिए जहां पे उनको ये शक है कि ऐसा हुआ है, उन जगह करिए। मगर सारे हिंदुस्तान में आप नया इम्तहान करेंगे। इसीलिए तो आपने देखा पहले भी तमिलनाडु में कितना नीट के खिलाफ एहतजाज हुआ था कि हम नहीं चाहते नीट हो। हर रियासत में अपना हक होना चाहिए, वो अपने इम्तहान करे। इस मामले में राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हकीकत यह है कि नीट के पेपर लीक और एनटीए के कामकाज में बदलाव को लेकर तेजी से काम हो रहा है। एग्जाम को फुल प्रूफ बनाने और एनटीए के स्ट्रक्चर में बदलाव पर विचार के लिए केंद्र सरकार ने 7 मेंबर्स की जो हाई लेवल कमेटी बनाई है, उसकी आज पहली बैठक भी हुई। इसके अलावा नीट पेपर लीक केस की जांच अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई भी एक्शन में आ गई है। सीबीआई ने इसको लेकर बिहार, राजस्थान और गुजरात के 5 केसेस की जांच शुरू की। नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर अब तक कुल 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिहार में कुल 13 लोग पकड़े गए हैं। झारखंड और गुजरात से 5-5 लोग अरेस्ट हुए हैं। महाराष्ट्र में 2 लोगों की गिरफ्तारी की खबर है। आज सीबीआई की अलग अलग टीमें बिहार और गुजरात पहुंची। बिहार में सीबीआई की टीम ने नीट पेपर लीक एग्जाम की जांच कर रही इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट से केस के बारे में पूरी जानकारी ली। ईओयू इस मामले में उन आरोपियों से पूछताछ कर रही है जिन्हें एग्जाम से पहले ही पेपर मिला था। आज भी कुछ स्टूडेंट्स को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिनके रोल नंबर और एडमिट कार्ड आरोपियों के पास से मिले थे। इनमें सोनू नाम का एक स्टूडेंट भी शामिल है। सोनू आज अपने पिता के साथ ईओयू के दफ्तर पहुंचा। उसके पिता ने कहा कि उनके बेटे का पेपर लीक गैंग से कोई लेना देना नहीं है, वो तो कोटा में कोचिंग कर रहा था। उसका एडमिट कार्ड आरोपियों के पास कहां से आया, उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। आपको नोटिस गया था? जी सर। क्या लिखा है उसमें? देखिए, पढ़ने के बाद नोटिस वहाँ रखा है, उस शिकायत धारा में है। तो आरोप है आपके बच्चे पर कि रोल कोड, रोल नंबर उसका मिला था परीक्षा माफियाओं के पास। तो क्या आपका बेटा शामिल था? उन लोगों से बातचीत चल रही? अभी नहीं, उन लोग देहात का रहने, उससे किससे मुलाकात होगा। उन्हें नीट में एग्जाम दिया अपना, वो फिर घर आया, घर से चला गया। कोटा में पढ़ता था, उतना मार्क तो भी है नहीं, 200 कुछ नंबर मार्क था, फर्स्ट बार बैठा है। क्या ऐसा हुआ कि बातचीत हो रही थी, बातचीत पूरी नहीं हो सकी? कोई बातचीत पैसे को लेकर बातचीत नहीं बन सकी? शो विषय में उसको बातचीत है ही नहीं। आपका बेटा इसमें शामिल नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं शामिल। अब तक जो जांच हुई है उसके मुताबिक नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया बताया जा रहा है। संजीव मुखिया बिहार का रहने वाला है। इसका नाम पहले भी पेपर लीक के मामलों में आ चुका है। संजीव मुखिया फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है और उसकी तलाश 11 राज्यों में की जा रही है। पुलिस को उसके नेपाल भागने की भी आशंका है, इसलिए एक टीम नेपाल भी भेजी गई है। आज आरजेडी के नेताओं ने संजीव मुखिया का नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जोड़ने की कोशिश की। आरजेडी की तरफ से आज एक फोटो ट्वीट किया गया जिसमें संजीव मुखिया की पत्नी नीतीश कुमार के साथ नजर आ रही है। इस तस्वीर के आधार पर आरजेडी ने पूछा कि नीट पेपर लीक के किंगपिन और मुख्य सरगना संजीव मुखिया को आखिर कौन बचा रहा है। आरजेडी का कहना है कि नालंदा का रहने वाला संजीव मुखिया नीतीश कुमार का करीबी है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि बीजेपी के नेता तेजस्वी यादव का नाम इस मामले में घसीटकर मामले को भटकाने और असल गुनहगार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल के दिनों में एक हॉन्टेड स्टोरी चलाई जा रही है गेस्ट हाउस बुकिंग के लिए, जिसका कोई कागजात नहीं है। बिहार में एक संजीव मुखिया है, वो बीपीएससी की परीक्षा के रैगिंग के भी
सूत्रधार थे। नाम आया उनके बेटे डॉक्टर शिव का, बाहर जमानत ले ली। कौन जमानत दिलवाता है भाई? बिहार से जमानत नहीं मिली, बाहर से जमानत ले ली। अब इस संजीव मुखिया ये कौन है? इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं आग्रह करूंगा अपने साथियों से तस्वीर दिखाएं। महापुरुषों के साथ तस्वीर है। इनकी पत्नी जदयू की बड़ी नेत्री हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं। ये आपके समक्ष तस्वीर है। मेरे दोनों साथी आपको दिखा रहे हैं। दूसरा ये देखो, कई बड़े बड़े नेताओं के साथ, कितनों के नाम लूं। मैं ये कहना चाहता हूं, जो किंग पिन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? उसके बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? मनोज झा को जवाब दिया जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने। ललन सिंह ने कहा कि मनोज झा इधर उधर की बातें छोड़ें, सिर्फ ये बताएं कि जिस कैंडिडेट को नीट का पेपर देकर उसका जवाब रटवाया गया, उसके लिए सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने का इंतजाम किसने करवाया था? तो पता चला है अभी जो साक्ष्य आया है, कौन गेस्ट हाउस बुक कराया, किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ, तो उसका ना सफाई दें, पहले उसका ना जवाब देंगे, क्योंकि ये तो साक्ष्य आ गया कि किसके कहने पर गेस्ट हाउस और कौन वहां गेस्ट हाउस में रटवा रहा था। प्रश्न इस पर सफाई दें। सफाई देने के बजाय अनर्गल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है और साक्ष्य जिसके खिलाफ मिलेगा कार्रवाई करेगी। आरजेडी ने पेपर लीक के एक और आरोपी अमित आनंद और बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल की भी एक तस्वीर पोस्ट की और कहा कि अमित आनंद वो शख्स है जो संजय जायसवाल का ऑफिस संभालता है। इसके बाद आरजेडी ने एक और ट्वीट किया और इस बार दावा किया कि संजीव मुखिया की पत्नी ममता देवी ने चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ा था। हालांकि चिराग पासवान ने इस पर कुछ नहीं कहा, सिर्फ यह कहा कि नीट पेपर लीक की जांच हो रही है, जो भी दोषी होगा बचेगा नहीं। जांच पूरी तरीके से चल रही है और जो भी दोषी होगा, सरकार कतई नहीं भाग रही। हम लोग के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग खुद चिंतित हैं। मेरे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले, संभवतः ये बातें इस तरीके से सामने भी नहीं आई थी, तब से उनकी चिंता है। सारे स्टेक होल्डर्स से बात चल रही है, भले वो पेपर लीक का मामला हो या फिर जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स देकर कई छात्रों की चिंताएं बढ़ी हैं। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखा जा रहा है। जांच एजेंसी भी अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी दोषी होगा, भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी। नीट पेपर लीक को लेकर आज सबसे नया खुलासा झारखंड में हुआ। झारखंड के हजारीबाग में जिस ओएसएस स्कूल में पेपर लीक की बात सामने आई थी, उस स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि 5 जून को एग्जाम वाले दिन क्वेश्चन पेपर निकालने के लिए बॉक्स को काटना पड़ा था, क्योंकि जिस बॉक्स में पेपर रखा हुआ था उसका डिजिटल लॉक काम नहीं कर रहा था। असल में क्वेश्चन पेपर वाले बॉक्स में 2 ताले लगे होते हैं, एक जनरल लॉक होता है, दूसरा डिजिटल लॉक होता है। कायदे से बॉक्स को दोपहर 1:15 पर बीप की आवाज के साथ खुल जाना चाहिए था, लेकिन डिजिटल लॉक नहीं खुला। इसके बाद वहां मौजूद ऑब्जर्वर्स ने जब एनटीए को इसके बारे में बताया तो एनटीए ने इसे एक टेक्निकल फॉल्ट बताया, जिसके बाद बॉक्स को काट कर इसमें से पेपर निकाला गया। इतना ही नहीं, स्कूल मैनेजमेंट ने बताया कि जिस सील पैक बक्से में प्रश्न पत्र का सील्ड पैकेट आया था, उसमें प्रोफेशनल तरीके से छेड़छाड़ की गई थी। क्वेश्चन पेपर के सील्ड पैकेट को नीचे से टैंपर किया गया था। यह बात उन्हें तो नहीं मालूम पता चली, लेकिन ईओयू की जांच में यह बात सामने आई। उन क्वेश्चन का बुकलेट कुछ ऐसा होता है, एक सेल्फ एडेसिव एनवेलप होता है जो टेम्पर प्रूफ होता है, जिसमें टेम्परिंग नहीं कर सकते, कटफट नहीं कर सकते। नॉर्मली उससे क्वेश्चन स्टूडेंट के सामने कैंची से कट कर निकाला जाता है। 24 बच्चे एक क्लासरूम में होते हैं, उनके सामने इसे कैंची से कट करके निकाला जाता है, जिसके विटनेस बच्चे भी होते हैं। उन्होंने विटनेस भी होते हैं, उन्होंने गवाही भी दी इस बात की कि हमारे सामने ये कटिंग हुआ, सब कुछ ओके था। उन्होंने पैकेट को देखा। ईओयू ऑफिसर्स का कहना था कि इसके अपोजिट एंड में बिल्कुल यहाँ कुछ इस तरह का एकदम माइनर प्रेसाइजन कट एक था, बहुत ही हाई स्किल्ड प्रोफेशनल द्वारा जो किया जा सकता है, जो 7 लेयर अंदर जाकर वो कट यहाँ से किया, तो वो कट करके फिर एक ग्लू से चिपका दिया गया, जो किसी मामूली आदमी, आम आदमी के पकड़ से बाहर है। बैंक में जब हम लोग सबसे पहले ईओयू ऑफिसर्स के साथ गए थे, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि नहीं, यहाँ से पेपर्स नहीं गए थे।
उसके बाद हम लोग वापस दूसरे बैंक गए, वहाँ मालूम हुआ नहीं गए थे। अल्टीमेटली तीसरी बार गए तो उन्होंने डांटा और कहा पेपर्स तो यहीं से गए थे, आपको जानकारी नहीं है। फिर पेपर्स उनसे मांगा गया कि डॉक्यूमेंट्स दिखाइए जो जो रिसीविंग आपने किया, तो उनके पास रिसीविंग में सिर्फ एक एनटीए का चालान था और सिर्फ एक मेरा रिसीव किया डॉक्यूमेंट था। कोरियर ऑफिस जैसे हम लोग गए, वहाँ इंक्वायरी हो रही थी कि क्वेश्चन पैकेट्स कैसे आया, तो रांची से एक उन्होंने कहा कि नेटवर्क की गाड़ी से आया। नेटवर्क की गाड़ी जनरली वो गाड़ी होती है जो कई सारी कंपनीज को एक साथ सर्व करती, जहाँ जरूरत हो वहाँ। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि फिर यहाँ से बैंक आपने कैसे पहुंचाया, तो उन्होंने कहा कि हमने ई रिक्शा से पहुंचाया। नीट में गड़बड़ी तो हुई है, ये बात तो अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी माना है, इसीलिए जांच हो रही है। लेकिन पेपर लीक की जो बातें सामने आ रही हैं, जो लोकलाइज लेवल पर हैं, बिहार, झारखंड, गुजरात में केसेस मिले हैं। बिहार का मामला पेपर लीक का है, बाकी गुजरात और राजस्थान के केस चीटिंग के हैं। यानी पूरे देश में गड़बड़ी हुई, ये कहना अभी ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी विपक्ष अब इस बात पर अड़ा है कि नीट एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए, फिर से एग्जाम आयोजित करवाया जाए। ऐसा करने में दो तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। पहली तो यह कि छात्रों का 1 साल बर्बाद हो सकता है, ये सेशन 0 हो सकता है, क्योंकि यह तो संभव नहीं है कि आज ऐलान किया जाए और कल परीक्षा हो जाए, वक्त लगेगा। दूसरी दिक्कत यह है कि परीक्षा रद्द करना उन लाखों स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा जिन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की, ईमानदारी से एग्जाम दिया और फिर पास हो गए। उनका इसमें क्या कसूर है? यह बात शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कह रहे थे। आज फारूक अब्दुल्ला ने भी यह बात कही। अब इसी पर गौर करने की जरूरत है। वैसे इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इसलिए इस मुद्दे पर राजनीति करने की बजाय अदालत के फैसले का इंतजार करें, बेहतर होगा। अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां पानी के मुद्दे को लेकर खूब सियासत हो रही है। दिल्ली की वाटर मिनिस्टर आतिशी सिंह पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठी हुई हैं, अनशन कर रही हैं। आतिशी का आरोप है कि हरियाणा सरकार दिल्ली के कोटे का पानी यमुना में नहीं छोड़ रही है, इसलिए दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आतिशी का कहना है कि जब तक दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं मिलता, वो अनशन जारी रखेंगी, कुछ नहीं खाएंगी, सिर्फ पानी पिएंगी। आज एलएनजेपी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की एक टीम ने आतिशी का चेकअप किया। जांच के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि 4 दिनों में आतिशी का वजन 2 किलो कम हो चुका है, उनका ब्लड प्रेशर लो है और उन्हें अस्पताल में एडमिट हो जाना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, जो डॉक्टर आतिशी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे रहे थे, वो कीटोन लेवल बताना भूल गए। फिर आतिशी ने उन्हें याद दिलाया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने फिर माइक हाथ में लेकर कहा कि आतिशी का कीटोन लेवल भी बढ़ रहा है, जो खतरनाक है। जो आज है 63.6, मतलब 2 किलो 200 ग्राम वेट कम हुआ है 4 दिन के अंदर, और अभी तो ये 4th डे अनशन है। और जो आरबीएस है वो भी लगातार कम हो रहा है। और जो बीपी है, जब मैडम अनशन पे बैठी थी 132/88 था, आज जो है 110/70 है, यानी कि बीपी भी काफी लो हो गया है। तो ऐसे में मैडम को एडमिशन, हॉस्पिटल में एडमिशन होने की जरूरत है, लेकिन मैडम डिसाइड करेंगी कि मैडम अनशन पे रहेंगी या फिर हॉस्पिटल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम अनशन पे बैठी थी 65.8 था, जो आज है 63.6, मतलब 2 किलो 200 ग्राम वेट कम हुआ है 4 दिन के अंदर, और अभी तो ये 4th डे अनशन है। इसके बाद आतिशी ने खुद भी एक वीडियो मैसेज जारी किया। उन्होंने कहा कि उनकी हालत ठीक नहीं है, वेट कम हो रहा है, कीटोन लेवल बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई दिल्ली वालों को पानी दिलाने की है। जब तक हरियाणा से दिल्ली के कोटे का पानी नहीं मिल जाता, वो अपना अनशन जारी रखेंगी। कल डॉक्टर आए थे, जांच कर कर गए। उन्होंने कहा कि मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरा शुगर लो हो रहा है, वजन कम हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कीटोन लेवल काफ़ी बढ़ गया है। डॉक्टर ने सलाह दी कि इतना कीटोन लेवल बढ़ना सही नहीं है, वो शरीर को लंबे समय तक डैमेज कर सकता है, वो स्वास्थ्य खराब कर सकता है। लेकिन मेरा स्वास्थ्य चाहे कितना भी खराब हो, मेरे शरीर को चाहे कितना भी कष्ट हो, ये अनशन करने का मेरा संकल्प दृढ़ है। और जब तक 28 लाख दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलता है, मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। आज आतिशी के अनशन को तृणमूल कांग्रेस का भी सपोर्ट मिला। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की 3 महिला सांसदों महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष और प्रतिमा मंडल को आतिशी से मिलने भेजा। आतिशी से मुलाकात के बाद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली के जल संकट के लिए सीधे प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि मोदी रिवेंज पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इलेक्शन में मेजॉरिटी ना मिलने का बदला दिल्ली की जनता से ले रहे हैं।
महुआ मोइत्रा ने कहा कि मोदी ने जो काम बंगाल में किया अब वही दिल्ली की जनता के साथ कर रहे हैं। जनता ने उनको जमीन पे, परमात्मा को एकदम जमीन पे उतार दिया है। 400 तो दूर की बात है, इन्होंने अकेले मेजॉरिटी जो हम कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी भी बीजेपी पार्टी खुद से नहीं इस बार ला पाए। और इसके बाद जो रिवेंज, बीजेपी का जो रिवेंज पॉलिटिक्स रहता है, ये बंगाल के साथ भी इन्होंने किया था कि हमारे मनरेगा का पैसा बंद कर दिया, हमारे आवास योजना का पैसा बंद कर दिया, और अब जो है दिल्ली के पब्लिक के साथ, जनता के साथ जो कर रहा है बीजेपी, दिस इज इनह्यूमन टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। जब भी आप लोग ने ये रिवेंज पॉलिटिक्स किया है, जनता ने कहा है कि नहीं, ये नहीं बर्दाश्त करेंगे हम। अब तो एटलीस्ट इस रिजल्ट के बाद मोदी जी, इस रिजल्ट के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री को हम कहते हैं, बीजेपी पार्टी को कहते हैं और मोदी जी को कहते हैं, अब तो शर्म कीजिए मोदी जी, आप तो शर्म कीजिए। आप कोई भीख नहीं दे रहे। आप मत सोचिए कि आतिशी जी आपसे कोई भीख मांग रहे, कोई आप पार्टी आपसे भीख मांग रहे। लोगों का अधिकार उन्हें दीजिए। इससे पहले आज दिल्ली सरकार के सारे मंत्री संजय सिंह के साथ आतिशी सिंह से मिलने पहुंचे। जहां आतिशी का धरना चल रहा है, वहां सारे मंत्रियों की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और चिट्ठी लिखी। इस खत में अपील की गई है कि इस मामले में प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें, दिल्ली के कोटे का पानी हरियाणा से रिलीज करवाएं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार आतिशी के अनशन पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए यह चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ी है। उन्होंने कहा कि एलजी बार बार दावा कर रहे हैं कि दिल्ली को उसके कोटे का पूरा पानी मिल रहा है, इसलिए उन्हें भी चिट्ठी लिखकर ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आने का न्योता भेजा गया है। प्रधानमंत्री जी को दोबारा खत हम चारों मंत्री भेज रहे हैं और हम उनको कह रहे हैं कि आतिशी जी को आज चौथा दिन हो गया अनशन करते समय, और अभी तक उन्होंने जो है उनके अनशन पे संज्ञान नहीं लिया, और हरियाणा से पानी अभी भी करीब 100 MGD दिल्ली के लिए कम आ रहा है। तो एक तो उसके ऊपर वो संज्ञान लें। दूसरा, हमने कहा है कि हम एलजी साहब को ये निवेदन करेंगे कि हमारे हिसाब से करीब 100 MGD पानी की कमी है। एलजी साहब कह रहे हैं कि पानी कम नहीं है, तो आइए एक बार वजीराबाद और बवाना जाके खुद चेक कर लिया जाए कि पानी कम है या नहीं है। अब बीजेपी भी पानी की समस्या को लेकर अग्रेसिव है। बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आतिशी ने अनशन तो शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें मालूम है कि दिल्ली की जनता उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रही है, इसलिए वो अब अनशन खत्म करने का कोई एस्केप रूट ढूंढ रही है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में पानी की जो शॉर्टेज है उसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ही जिम्मेदार है, और अब इस पर पर्दा डालने के लिए ये सारा ड्रामा किया जा रहा है। अपना एयर कंडीशन अनशन समाप्त करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। इनको जाना चाहिए जहां पानी की लीकेज हो रही है उसको ठीक करने के लिए। इनके अधिकारी जो जाके इनको रिपोर्ट देते हैं, क्या वो झूठ बोलते थे? और हरियाणा सरकार का बार बार जो जिक्र कर रहे हैं, लगातार पानी सरप्लस आ रहा है, लेकिन पानी की चोरी नहीं रोकेंगे जी। 3-3, 4-4 मंत्री खड़े होकर बोलते हैं, लेकिन पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी और टैंकर माफिया पे एक शब्द नहीं बोलते। जिसे आप अनशन कह रहे हैं, वो एयर कंडीशन अनशन क्योंकि सक्सेस नहीं हो पा रहा है और कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं निकलने का, कोई एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है इस तरीके की उनकी राजनीतिक चाल होगी। लेकिन दिल्ली की जनता इस सच को समझ चुकी है कि अंततः आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली में पानी की कमी है। दिल्ली में वजीराबाद बैराज अगर पिछले 8-10 सालों में उसकी गाद निकाल गई होती तो पानी वहां रुक सकता था, लेकिन वहां पानी नहीं रुकता है। दिल्ली में यमुना से नहीं कैनाल से पानी आता है, कैनाल से पानी पूरा आ रहा है, तो पानी जा कर रहा है। अपनी चोरी, अपने भ्रष्टाचार और अपने गोरख धंधे को छुपाने के लिए इस तरह के ड्रामे ये रोज मंत्री करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के नेता जानबूझकर मामले को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अनशन ड्रामा है तो बीजेपी के लोग भी दिल्ली के लोगों के लिए अनशन करके दिखा दें। संजय सिंह ने कहा कि पानी का समझौता 30 साल पहले हुआ था। 30 साल में दिल्ली की आबादी 3 गुना बढ़ गई। दिल्ली के पानी का कोटा तो नहीं बढ़ा, ऊपर से दिल्ली के हिस्से का पानी भी बीजेपी की सरकार नहीं दे रही है। ये दिल्ली वालों के साथ जुल्म है। 1994 में दिल्ली के पानी का कोटा निर्धारित हुआ,
तब आबादी थी लगभग 1 करोड़ और उस समय दिल्ली का पानी का कोटा निर्धारित हुआ 1005 MGD। 30 साल के बाद जब आबादी 3 करोड़ हो गई, उस वक्त भी दिल्ली के पानी का कोटा निर्धारित है 1000 MGD। आप हमें गालियां देना चाहते हैं, खूब दीजिए, लेकिन बीजेपी के सांसदों से, नेताओं से मैं विनम्रता पूर्वक यही पूछना चाहता हूं, 30 साल में 17 साल बीजेपी की सरकार रही केंद्र में। इन 17 वर्षों में आपने दिल्ली के पानी का कोटा बढ़ाने की कभी नहीं सोची? चलो ठीक है, वो भी आपने नहीं किया, तो हरियाणा में आपकी सरकार है, जो दिल्ली का कोटा निर्धारित है उसका आप पानी क्यों कम कर रहे हैं? और उसी के सवाल को लेके पिछले 4 दिन से आतिशी अनशन पे बैठी हुई हैं। अन्न त्याग दिया उन्होंने और उसके बाद बीजेपी करती क्या है? मजाक उड़ाती है। अगर ये इतना आसान काम है अनशन करना, अन्न का त्याग करना, तो बीजेपी वाले भी करके दिखाए ना। फालतू की सियासत करने के बजाय दिल्ली वालों का पानी दे दीजिए ना, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं आपसे। संजय सिंह को जवाब दिया बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है। दिल्ली को हरियाणा से पूरा पानी मिल रहा है, पानी की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार जनता को दिए जाने वाले पानी से अपनी जेब भरने में लगी है। यह फेक क्राइसिस दिल्ली सरकार का ही पैदा किया हुआ है। वो मदद करना ही नहीं चाहते हैं। मदद उस केस में मांगी जाती है जब हम कोई दूसरा कुछ कर सके। जो दिल्ली को पानी आता है प्रॉपर आ रहा है, आप जाइए, जहां से पानी छूटता है वहां चेक कर लीजिए। उनके आदमी जाएं, हमारे साथ चलें, जहां से पानी छोड़ा जाता है, जहां से पानी आता है दिल्ली को। और उसके बाद भी आप कुछ नहीं तो सोनिया विहार पे चलो, जल का समुद्र है। 24 जून होने के बाद भी, क्योंकि जून के महीने में ऑलरेडी कई पानी के स्रोत सूख जाते हैं, उसके बाद भी सोनिया विहार, जो सोनिया जलाशय पे जहां सोनिया प्लांट है, वहां जल का समुद्र है। मैं अभी 21 जून को जल योगा किया हूं। उसके बाद भी झूठ परोसना, अब जिसको झूठ ही परोसना है तो वो झूठ परोसेगा। आप अगर पानी बेचने के पक्षधर हैं, क्योंकि उससे आपको 15 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार के स्टेक होल्डर्स को मिल रहा है, तो क्यों पानी फ्री में क्यों देंगे? देखिए, दिल्ली में पानी की कमी तो है, लोग वाकई में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। टैंकर्स के पीछे पीछे भाग रहे लोगों की तस्वीरें रोज सामने आती हैं, इससे आंखें नहीं चुराई जा सकती। लेकिन दिल्ली में पानी की इस किल्लत के लिए जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर अब पॉलिटिक्स हो रही है। आतिशी जी धरने पर बैठी हैं, बीजेपी उनके धरने को ड्रामा बता रही है। यह आरोप प्रत्यारोप कम से कम 1 हफ्ते से चल रहा है और आगे भी चलेगा, जब तक मॉनसून अपने आप आ जाएगा, बारिश हो जाएगी और दिल्ली में पानी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो ये मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये होगा कि मॉनसून आने के बाद ही सही दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार पानी के बंटवारे पर बात करें, कोई नया फॉर्मूला तय करें, ताकि कम से कम अगले साल दिल्ली वालों को इस तरह के हालात का सामना न करना पड़े। महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे पर हो रही राजनीति में आज एक नया ट्विस्ट आ गया। मराठाओं को कुनबी सर्टिफिकेट के जरिए ओबीसी आरक्षण देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे अब मुस्लिम आरक्षण की मांग उठा रहे हैं। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि कुछ मुसलमानों को पहले से कुनबी सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र के सारे मुस्लिम समुदाय को ओबीसी कोटे से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मनोज जरांगे पाटिल का तर्क है कि अगर कुछ मुसलमानों को कुनबी में शामिल किया गया है, उनके नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं, तो राज्य के बाकी मुसलमानों को भी इसके दायरे में लाया जाए, उन्हें भी रिजर्वेशन का फायदा मिले। सरकारी नोंदी ह्या मुसलमानाच्या सुद्धा निघाल्या। जर त्यांच्या मुसलमानाच्या कुणबी म्हणून मुसलमानों को भी सरकारी रिकॉर्ड में एंट्री मिली है। अगर रिकॉर्ड्स में उनकी एंट्रीज कुनबी किसान के तौर पर है, तो मुसलमानों को भी ओबीसी में आरक्षण मिलना चाहिए। उन पर भी अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर कानून की बात करनी है तो अब कानून की बात करो। पाशा पटेल को कुनबी के तौर पर एंट्री मिली है, ये सिर्फ मैं एक नाम बता रहा हूँ। अगर मुस्लिमों को कुनबी के तौर पर सरकारी रिकॉर्ड्स में एंट्री मिल रही है, तो उस राज्य के सभी मुसलमानों को ओबीसी कुनबी का आरक्षण दीजिए। आप कैसे आरक्षण नहीं देते हैं, ये देखता हूं मैं।
मनोज जरांगे पाटिल के इस बयान को महाराष्ट्र के विरोधी दलों ने हाथों हाथ लिया। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि बीजेपी शिवसेना सरकार से यह उम्मीद करना बेमानी है कि वो मुसलमानों को रिजर्वेशन देगी। सवाल तो कांग्रेस और एनसीपी के सामने है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन का वादा किया था। अबू आजमी ने कहा कि अब मुसलमानों को कांग्रेस और एनसीपी से लिखित में गारंटी लेनी चाहिए कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। कांग्रेस और एनसीपी के लीडरों से पूछूं कि आपने 5% जो मुस्लिम आरक्षण की बात किया था वो कौन से कोटे से देने की बात किया था, कौन सा कोटा था वो? आपके पास सरकार है, आपके पास एडवोकेट हैं, आपको कानून मालूम है, आपको संविधान मालूम है। हमें 5% कोटा, 5% जिस तरह से कांग्रेस एनसीपी ने अनाउंस किया था उसी हिसाब से कहां से देना है हमको दो, हमें नहीं मालूम कौन से कोटे से देना है। अब हम जो है ना कांग्रेस और एनसीपी से बात करना चाहिए और उनसे इन राइटिंग लेना चाहिए इस इलेक्शन के पहले कि आपने इस बिल को लाया था, अगर अगली बार आप चुनकर आ गए तो आप ये इसको देंगे या नहीं देंगे लिखित दीजिए। मैं बीजेपी से मांगूंगा नहीं, क्योंकि बीजेपी देने वाली है ही नहीं है। अबू आजमी के बयान के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि मनोज जरांगे पाटिल को कोई जानकारी नहीं है। मुसलमानों की कुछ जातियों को आरक्षण 1984 से मिल रहा है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं कई राज्यों में मिल रहा है, इसलिए मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग उठाना सही नहीं है। मेरे ख्याल से जरांगे पाटिल को भी थोड़ा मालूमात कर लेना चाहिए। हमारी भी उनसे राय है कि ओबीसी में मुस्लिम समाज को आज नहीं 1984 से ये रिजर्वेशन मिल रहा है। मुस्लिम समाज के कुछ जातियाँ हैं, पिछड़ी जातियाँ, उनको मिल रहा है। जैसे ओबीसी बड़े जो हर समाज में होता है, तो उसके पिछड़े जातियाँ ओबीसी में है और ओबीसी कैटेगरी में उनको आरक्षण का लाभ मिलते आ रहा है, नया बात नहीं है। बीजेपी नेता प्रवीण दारेकर ने भी मनोज जरांगे पाटिल की मांग को गलत बताया। उन्होंने कहा कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता, इसलिए मुसलमानों को आरक्षण की मांग करना ही गलत है और ना मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपने देश की घटना संविधान बताता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया नहीं जाता और मुस्लिम धर्म है, तो मुझे लगता है मांग करना भी उचित नहीं और ऐसा आरक्षण मिलेगा भी नहीं। लेकिन मुस्लिम आरक्षण को लेकर अजीत पवार की पार्टी के रुख से बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना दोनों पार्टियां हैरान हैं। महायुति की सरकार में शामिल अजीत पवार की एनसीपी के प्रवक्ता सूरज चौहान ने कहा कि उनकी पार्टी मुसलमानों को रिजर्वेशन का सपोर्ट करती है, मुस्लिम समुदाय को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सूरज चौहान ने कहा कि अगर उनकी सरकार में मुसलमानों के साथ कोई अन्याय हुआ तो वो उनके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। एनसीपी की भूमिका हमेशा से यही रही है कि मुस्लिम समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए, मगर ओबीसी में आरक्षण की बात है। ओबीसी का आरक्षण जाति निहा है और मुस्लिम समाज को आरक्षण धर्म निहा है, ये दो अलग अलग है। इसलिए मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, यह हमारी भी मांग है, मगर ओबीसी से नहीं, उनको अलग आरक्षण मिलना चाहिए, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मांग है। हमारी भूमिका हमेशा मुस्लिम समाज के प्रति उनके खिलाफ पॉजिटिव ही रही है और अब आगे जाकर भी हम भले ही महायुति में होंगे, अगर मुस्लिम समाज के ऊपर अन्याय हो रहा है तो उसके ऊपर आवाज उठाने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी। मनोज जरांगे पाटिल रोज रोज अपना रुख बदलते हैं। उन्होंने आंदोलन शुरू किया था मराठा आरक्षण के इशू पर। महाराष्ट्र सरकार ने उनकी मांग मानकर बीच का रास्ता निकाला, मराठाओं को कुनबी सर्टिफिकेट देना शुरू किया। लेकिन फिर मनोज जरांगे ने कहा कि अब उन लोगों के रिश्तेदारों को भी कुनबी सर्टिफिकेट दिए जाएं जिन्हें प्रमाण पत्र मिल गया है। इसके खिलाफ ओबीसी समाज के लोगों ने पिछड़े वर्ग में मराठाओं को आरक्षण देने के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। सरकार आंदोलन कर रहे पिछड़े वर्ग के नेताओं को मनाने में लगी है, तो मनोज जरांगे पाटिल ने अब मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठा दिया। हकीकत यह है कि आरक्षण के इशू पर मनोज जरांगे पाटिल अपने लिए राजनीति में जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, और चूंकि असेंबली इलेक्शन सर पर है इसलिए कोई पार्टी उनका विरोध भी नहीं कर सकती। इसलिए महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा अब चुनाव तक इसी तरह चलेगा। आज अयोध्या से ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को चौंकाया। पता चला कि राम मंदिर की छत टपकने लगी है और बारिश का पानी राम मंदिर के गर्भगृह में गिर रहा है। यह खबर सोशल मीडिया पर खूब चली। इसके बाद रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी इसकी पुष्टि कर दी। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि मंदिर की छत पहली बारिश में ही टपकने लगी है। जो भी मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान हैं और जो आगे भी जगह बनी है
उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चू रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। पानी निकलने का जगह नहीं है और काल तक पानी ऊपर से चूता भी है। ये समस्या जो है इसका समाधान पहले आजे कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और कालता दर्शन और सब बंद हो जाएगा। आचार्य सत्येंद्र दास ने जब राम मंदिर की छत से पानी टपकने की बात कही तो मुद्दा बड़ा बन गया। इसलिए मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने तुरंत एक बयान जारी करके स्थिति साफ की। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि रामलला की मंदिर की छत से पानी का रिसाव होने की बात ठीक नहीं है। हकीकत यह है कि गुरु मंडप की छत खुली है और उसके ऊपर अभी निर्माण का काम चल रहा है, इसलिए खुली जगह से थोड़ा सा पानी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि जब शिखर का काम पूरा हो जाएगा तो यह पानी नहीं आएगा। उन्होंने बताया कि सीपेज से कुछ पानी नीचे आ रहा है, उसकी वजह मंदिर में चल रहा कंस्ट्रक्शन वर्क है। नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि न तो मंदिर के डिजाइन में कोई कमी है, न कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत है। जो खुले मंडप हैं वहां बारिश का पानी आएगा, क्योंकि नागर शैली में बने मंदिर के मंडप खुले ही रखे जाते हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि जब मंदिर की डिजाइन पर चर्चा चल रही थी तो मंडप में जमा होने वाले पानी को लेकर के भी बात हुई थी, लेकिन आखिर में मंडपों को खुला रखने का ही फैसला किया गया था।